आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रतिभा से जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ खुद का बल्कि पूरे कटिहार का नाम देश में रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूपीएससी एग्जाम टॉपर हर्ष पराशर की। आज हमारे साथ हर्ष पराशर स्वयं मौजूद है। उनकी मम्मी वंदना पराशर जी भी हैं और उनके पापा मनोज पराशर जी भी हैं। आज हम हर्ष पराशर से उनके जीवन से जुड़े हर बिंदु के बारे में बात करेंगे। आखिर कोई इतने कठिन यूपीएससी की परीक्षा को इतनी आसानी से कैसे पास कर सकता है, ये सारी बातें हम जानेंगे हर्ष पराशर से। हर्ष पराशर से बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसे ही बुलंद हौसलों के मालिक है हर्ष पराशर। हर्ष, आपका स्वागत है हमारे केबीसी स्टूडियो में। जी, केबीसी में मुझे और मेरे मदर एंड फादर को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यूपीएससी पास करने का सपना आपने कब देखा था? ये 2018 जनवरी की बात है आई थिंक। उस समय मिस ईनाम गंभीर जो एक आईएफएस ऑफिसर है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक करारा जवाब दे रही थी। ये वो समय था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि फॉरेन सर्विस ऑफिसर का जो रोल है, जो इंटरनेशनल फोरम में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का जो उनका रोल है, वो कितना सम्मान और कितना ऑनरेबल है। ये इसके जस्ट बाद मैंने एक किताब पढ़ी थी शिवशंकर मेनन जी की, जिसका नाम था चॉइसेस, और उससे मुझे पढ़ के पता लगा कि जो इसमें काम करते हैं, स्पेशली जो फॉरेन सर्विस ऑफिसर है बट सिविल सर्वेंट्स इन जनरल, वो बहुत ही इंसाइटफुल होते हैं, न केवल अपनी सोसाइटी के बारे में बट देश दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये मेरा पहला इंसिडेंट था जिससे मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव बढ़ा। हर्ष, आपने सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए सबसे पहला जो कदम था वो क्या था? सबसे पहले तो मुझे ये जानना था कि जो मेरे विचार में है, क्या सिविल सर्वेंट्स का काम वैसा ही होता है। तो इसके लिए मैंने कई सारे जो एग्जिस्टिंग आईएफएस ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनकी जो ब्लॉग्स हैं, उनके जो कोरा पे आंसर्स हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, पहले मैंने वो देखनी शुरू की। इनफैक्ट वो जो पहला हफ्ता था मेरा प्रिपरेशन का, वो केवल इस बैकग्राउंड रिसर्च में गया, ये देखने के लिए कि जो ये काम कर रहे हैं एग्जिस्ट अभी, उन्हें कैसा महसूस होता है ये काम करते हुए। बात करें थी यूपीएससी की तैयारी की, कहते हैं यूपीएससी की तैयारी ऐसी होती है, बेहद हार्ड होती है, हड्डियों को गला देने वाली तैयारी होती है। तो आपको क्या क्या दिक्कत आई तैयारी करने में? अब तक जितने भी टॉपर्स हुए हैं उन सब की हड्डियां सही सलामत हैं, बट इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव वाला समय होता है, स्पेशली क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है। कई ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं और मैं कहूँगा स्मार्ट लोग हैं जो ये अक्सर 2 साल में भी क्लियर कर लेते हैं, बट कई ऐसे लोग हैं जो 6 साल कोशिश करते हैं और मे बी 6ठे अटेम्प्ट में निकलते हैं। तो ये जो लंबी जर्नी है ये सबसे बड़ा मुश्किल है। इसके बीच में आपको अपने मेहनत को, अपने मोटिवेशन को कंसिस्टेंटली बनाए रखना, ये एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे अगला सवाल पूछे उससे पहले मैं वंदना जी से पूछना चाहूँगी कि हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा ये बने। आप क्या चाहती थी कि हर्ष बन के दिखाएं आपके लिए? मैं तो अपने करियर के बजाय बच्चों में ही अपना करियर ढूंढने लगा। ये मेरी आकांक्षा थी बचपन की ही। मैं एक डीएम को देखी, इतना मतलब उसका पावर और वो मैंने उससे बहुत अट्रैक्ट थी। तो मेरे मन में ये इच्छा जगी कि काश मेरा भी बेटा डीएम होता तो कितना अच्छा लगता, कितना मज़ा आता। और उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए मैं इनको मोटिवेट करते रही और बचपन में ये कही कि भाई आत्मनिर्भर बनो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन सा डायरेक्शन सही होगा, उसके लिए पहले इसको मैं चैलेंज दी कि आईआईटी निकालना और ये करना, ये सब बड़ी बातें मानी जाती है अपने समाज में। इसको जो पूरा सक्सेस कर लेते हैं उसको बहुत महान माना जाता है। तो बचपन से ही अपना ये कई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया और निकालता रहा।
सबसे पहले तो नवोदय, उसका फिर NTSC, फिर IIT, फिर वो UPSC ये इस बार का था, जो सब में वो सक्सेस होकर के ये दिखा दिया, अपना परफॉर्मेंस दिखाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और इसको भी सेटिस्फैक्शन मिला। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी, हार्दिक खुशी और संतुष्टि मिल रही है कि मेरे तपस्या का फल है, मेरे जीवन का सुफल है, और मैं बहुत खुश हूँ। यही सवाल मेरा मनोज जी से भी रहेगा, आप क्या चाहते थे कि हर्ष क्या बन के दिखाएं? बेहतर जानेगा, और मेरी इतनी ही ख्वाहिश है कि उसे जो बनना है वही बने। मुझे हैरानी होती रही कि जिस किसी में भी इसने हाथ डाला वही सफलता इसे मिलती रही। तय नहीं हो पा रहा था कि बनना क्या है, करना क्या है। आज जहाँ यह पहुँचा है वहाँ ये लगता है कि शायद ये मंजिल है। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि यात्रा अभी जारी है, क्योंकि ज़िंदगी का मुकाम उसे तब मिलता है जब वह सेटिस्फेक्शन के हाइट पर पहुंचता है, और मुझे लगता है कि अभी भी सेटिस्फेक्शन का वो हाइट नहीं आया है। यात्रा जारी रहेगी और इंशाअल्लाह इन्हें सफलता मिलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम जैसा कि मनोज जी ने कहा है, हर्ष अभी आपकी यात्रा जो है वो जारी है, मंजिल अभी बाकी है। वो कौन सी मंजिल है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं? जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे मंजिलें भी बदलती जाती हैं। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी थी कि 12th क्लियर करना है। जब 12th में पहुंचा मैं तो प्रायोरिटी थी कि JEE क्लियर करना है। तो ये जो मंजिल है ये एक के बाद एक माइलस्टोन्स है। सक्सेस को डिफाइन कर पाना मुश्किल है, बट अगला माइलस्टोन सेट करना आसान है। तो ये मंजिल कौन सी होगी ये तो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं आगे पूछना चाहूँगी आपसे कि UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली आपने, उसके बाद क्या किया? पहले भी मैंने प्रारंभिक परीक्षा लिखी थी और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था मैं। तो जो इस बार क्लियर करूँगा कि नहीं करूँगा ये बहुत ही मेरे मन में संशय था, स्पेशली क्योंकि मेरे जो मार्क्स थे वो अराउंड 100 आ रहे थे और पिछली बार का कट ऑफ 98 गया था। तो आई वॉज थिंकिंग क्या मैं उस पार गिरूँगा या इस पार गिरूँगा। इस बार का जो फाइनल मार्कशीट आई है उसमें कट ऑफ 92 गया है और मेरा मार्क्स 100 ही आया एक्चुअली। तो वो काफ़ी वाइड मार्जिन था, तो उस वक्त तो मुझे काफ़ी चिंता वाला समय लग रहा था। लिखित परीक्षा, मेन परीक्षा जिसको कहते हैं, वो पास करने के बाद इंटरव्यू कहते हैं बहुत हार्ड होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान? मेरा मिस सुजाता मेहता का पैनल था और उन्होंने मुझसे जो मेरा डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझसे पहली चीज़ पूछी थी कि मेरी हॉबी में है एल्गोरिथमिक कोडिंग। तो जो अभी एल्गोरिदम्स हैं, स्पेशली जो फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम्स हैं, उनमें एक इनहेरेंट बायस होता है। ये बायस क्यों होता है, इंडिया के लिए इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझसे पहला सवाल ये पूछा था। दूसरे जो थे उन्होंने मुझसे कटिहार के रेलवे के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा और जो इंडिया का रेलवे बोर्ड है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। फिर उन्होंने मुझसे स्टॉक मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में पूछा। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि क्या मैं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और फिर मुझसे डिटेल में पूछा कि स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करते हैं। फिर मुझसे एक सवाल आया था बिहार के ऊपर कि बिहार में इतनी बाढ़ क्यों आती है। उसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस थे वो सोशियोलॉजी बेस्ड थे, जो मेरा ऑप्शनल था। उसमें एक क्वेश्चन था कि जो केरला के प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं, जो टी के प्लांटेशन और कॉफ़ी के प्लांटेशंस में काम करते हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। और आखिरी सवाल था ट्रेड यूनियंस के ऊपर कि इंडिया में ट्रेड यूनियंस को कैसे डिफाइन करते हैं और इन ट्रेड यूनियंस के पास किस प्रकार की पावर होती है। बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, पर आपने एक क्रैक कर लिया। अब बात करें इंटरव्यू दे के जब आप बाहर निकले हॉल से, तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या पास हो जाऊंगा, या फिर कुछ एक होते हैं ना एग्जाम दे के जब बच्चा निकलता है तो उसके मन में ढेरों सवाल होते हैं, आपके मन में कैसे सवाल चल रहे थे? इंटरव्यू देने के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर निकला था और मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। उन्होंने जिस किस्म के सवाल पूछे थे और जिस किस्म के मैंने जवाब दिए थे, मैं अपने आंसर से सेटिस्फाइड था। कुछ हद तक इसमें से जो आंसर्स थे वो मेरे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, स्पेशली जो एल्गोरिथमिक बायस पे थे। तो मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया था वो ये था कि इंटरव्यू तो मेरा अच्छा हो गया, अब ये डिपेंड करेगा कि मैंने मेंस में कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है 2025 मार्क्स की, उसमें 1750 मार्क्स मेंस के होते हैं और 275 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के, और वो मेरे फाइनल मार्कशीट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे
75 में 201 मार्क्स मिले हैं, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है इंटरव्यू में स्कोर। अगर बात करें कि बीच में 2 साल कोरोना का आ गया था, तो क्या वो कोरोना ने आपकी पढ़ाई पर प्रभाव डाला या फिर कुछ दिक्कतें आई उस दौरान आपको? कोरोना का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा। कुछ अच्छे प्रभाव भी रहे और कुछ बुरे प्रभाव भी रहे। अच्छा प्रभाव तो ये रहा क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट था, तो मेरे लिए समय को मैनेज करना, अपनी पढ़ाई को और अपने जॉब को और जो घर के काम है, इन तीनों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता था। कोरोना के कारण सारे ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम होने लगे, जिसके कारण मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। दूसरा, कुछ लोगों को कोरोना के कारण उनके नोट्स कहीं और थे वगैरह वगैरह वाली प्रॉब्लम्स हुई। मेरे सारे नोट्स ऑनलाइन थे और मेरे साथ थे, तो मुझे ये भी एक फ़ायदा मिला। तो बिल्कुल हर्ष आपने सही कहा है कि आप जॉब करते करते प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी की, और जॉब करते करते एक एग्ज़ाम यानी यूपीएससी को क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? मैंने इसके लिए ये काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, और एक टिप जो मैं मेजर बोलूँगा कि जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप जॉब छोड़ सकते हैं और जॉब छोड़ के तैयारी कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं परमानेंटली, तो एटलीस्ट टेम्पररीली छोड़ें। जैसे मैंने दिसंबर 2018 से सितंबर 2019 तक ये 9 महीने का ब्रेक लिया, जिसमें मैंने अपनी बेसिक बुक्स कवर की और अपना फाउंडेशन बनाया। और फिर जब मैंने 2019 में वापस जॉब ज्वाइन की, तो मेरे पास एक नींव थी जिसके ऊपर मैं वैल्यू एडिशन कर रहा था। तो एक ये कोशिश करें कि आप अपने इसको ऑर्गेनाइज कर पाएँ। दूसरी चीज़ कि अक्सर ऑफिसेज में लीव पॉलिसीज़ होती हैं, तो मैंने प्रीलिम्स के 1 महीने पहले, मेंस के 1 महीने पहले और इंटरव्यूज़ के 2 हफ्ते पहले ये 2.5 महीने का करीब ब्रेक लिया था, जो मेरे बॉस ने मुझे अलाउ कर दिया। तो ये ब्रेक ले लेने से एक फ़ायदा ये होता है कि उस दौरान आप डेडिकेटेड तरीके से वो लास्ट लेग में अच्छे से रन कर पाते हैं। और एक मैं तीसरी एडवाइस दूंगा कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खासकर और कोविड में सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो ऑनलाइन नोट्स बनाने का सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे सारे नोट्स ऑनलाइन थे, तो मैं उन्हें अपने फ़ोन पे भी एक्सेस करके एडिट कर सकता था, मैं उन्हें अपने पर्सनल लैपटॉप से भी एडिट कर सकता था, और मैं उन्हें अपने ऑफिस के लैपटॉप से भी एडिट कर सकता था, और वो सब सिंक में रहते थे। तो इसलिए मुझे अपने किसी भी मटेरियल को कहीं भी कैरी करने में मुश्किल नहीं होती थी। बिल्कुल सही कहा। अब मेरा सवाल वंदना मैं आपसे होगा कि जब हर्ष जॉब छोड़कर घर आ गए हैं तो आपको कैसा लगा? क्या सोचा आपने जब हर्ष ने मन बनाया कि यूपीएससी करना है, जॉब छोड़ दिया, फिर आपने क्या कहा अपने बेटे को? मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो 10th के बाद ही घर से निकल गया था और मैं इमोशनल इससे बहुत अटैच थी। तो जब जा रहा था तो दुख भी हो रहा था, लेकिन एक ये था कि इसको अपने लाइफ जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बाहर तो निकलना ही हो। जितना पढ़ाई करना था यहाँ मैं हॉस्टल में कभी नहीं डाली, क्योंकि लगा कि बेस जो है यहाँ भी बन सकता है, कटिहार में भी अच्छे स्कूल है। और स्कॉटिश ने बेस दिया, अच्छा ये भी परफॉर्म किया। तो जाने का उसके बाद तो फिर यहाँ कोई वो नहीं था इंस्टीट्यूट, और वो तो लगा कि जाना ही पड़ेगा। और वो आकाश में कोचिंग किया, फिर वो IIT किया। तो जब इतना 6 साल वो घर से बाहर रहा, उसके बाद जब बीमार पड़ा था बीच में, तो फिर वो घर आ गया। घर आने का तो मम्मी मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, ये तो बहुत खुशी की बात है, और यूपीएससी की तैयारी करूँ। तो मेरे मन की आकांक्षा रहा कि अब पूरी होने वाली है। इसने अपना विल पावर बना लिया है और लगता है तुम डेडिकेटेड होकर के ये काम करेगा, क्योंकि इसके वो वक्तव्य से और इसके परफॉर्मेंस से ऐसा एहसास होने लगा था। और थोड़ी मुझे खुशी हुई कि तबीयत ख़राब थी तो वीक हो गया था, तो घर पर रह करके मैं अच्छे से खाना खिलाऊँगी, थोड़ा इमोशनल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर ये पढ़ाई भी, सेल्फ स्टडी 1 साल तो चाहिए इसको बेस बनाने के लिए, क्योंकि IIT की पढ़ाई अलग है और यूपीएससी की पढ़ाई अलग है। तो इंजीनियरिंग करके यूपीएससी की तैयारी करना, उसमें भी अथाह समुद्र है यूपीएससी की पढ़ाई, और सेल्फ स्टडी के लिए उसको समय चाहिए और सब कुछ चाहिए। अकेले रहने पर पता नहीं कैसे खाना खाता होगा, क्या करेगा नहीं करेगा, ये सब दुश्चिंता घेरे हुआ था। तो लगा कि चलो अच्छा है 1 साल ये घर पर रह करके तैयारी करे, हो ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन पहले प्रयास तो करे, और मेरे साथ रहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सही कहा। माँ का एक्सपेक्टेशन कि बेटे को अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी मैं। तो फिर इमोशनल भी स्ट्रॉन्ग हो गया, फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर लगा कि नहीं, अब जो है कुछ मैंने यू टर्न लेना होगा, मतलब घर से हमको निकलना होगा, क्योंकि यहाँ ठीक है सेल्फ स्टडी हो गया, बेस बन गया, कुछ और डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, अब तुम स्ट्रांग हो गए हो
अब जा सकते हो और मुझे खुशी होगी कि तुम मतलब ये एक स्पेशल मतलब विशेष काम के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए जा रहे हो, तो मैं हमेशा इमोशनली सपोर्ट करूंगी। और मैं डेली इससे बात करती थी, सुबह मेरा मॉर्निंग का वो समय होता था इससे बात करने के, ये किस मोड में है, इसकी मन स्थिति कैसी है, इसकी स्थिति कैसी है, क्योंकि मैं तो वीडियो कॉल करके भी देख सकती हूँ, लेकिन ऐसे और बात से भी जो पता चल जाता, मैं इसके वॉइस से ही समझ जाती थी ये कितना फिट है। और जब एक और बात कर लेती थी तो संतुष्टि मिलती थी, और ये भी तैयारी कर रहा था और मुझे भी इधर घर में रह के भी, दूर रह के भी एक संतुष्टि मिलती थी कि ये ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, मेरी भी आकांक्षा पूरी होगी। और इसके सराउंड जो भी लोग थे, मतलब जितने रिलेटिव्स थे, वो सब भी चाह रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि ये प्रतिभाशाली है और इससे उम्मीद की जानी चाहिए, और उम्मीद सब कर रहे थे, और इस उम्मीद पर ये खड़ा होकर के आज दिखाया। बिल्कुल सही कहा मैम। इस बात से सारे लोग खुश हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ, और सारे लोगों की खुशी जो मेरे तक आ रही है वो खुशी के त्वरा को बढ़ा रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। और सारे लोग की खुशी को देख करके मैं बता नहीं सकती, मतलब उसके लिए क्या शब्द हो, कहने के लिए तो खुशी, लेकिन खुशी में क्या त्वरा है वो नहीं बता सकती, क्योंकि वो अनुभव करने वाले ही अनुभव करने वाले ही समझ सकते हैं। तो मैं बस इसे माँ की खुशी कहते हैं, जब बच्चे कुछ करके बन जाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, और जब लोग उन्हें बधाइयाँ देने आते हैं तो माँ की खुशी ऐसे ही होती है। अब मैं सर से आपसे जानना चाहूँगी कि जब हर्ष घर आया और बोला कि मैं अब लीव लेके आया हूँ और मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करूँगा, तो आपका कैसा रिएक्शन था? ठीक वैसे ही जैसे कि माँ का रिएक्शन था, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे उसके आसपास रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तैयारी के लिए आया था और जिस त्वरा के साथ ये अपने को उसमें फिर से जोड़ा, वह साबित कर रहा था कि आने वाले दिनों में ये रिज़ल्ट तक पहुँचेगा। क्योंकि जब आप एक बार ठान लेते हैं और ज़िद की हालात तक पहुँचते हैं कि हमें ये करना है, तो करके दिखाते हैं। और इस पर तो थोड़ा भरोसा लोगों को था ही कि ये अगर करने में लग जाए तो करके दिखाएगा। जो करके दिखाया है और आगे भी और बेहतर करके दिखाएगा, ऐसी संभावना है। आपने 1 साल तक हर्ष की तैयारी देखी, आपने घर पे थे, आपकी आंखों के सामने थे। उस दौरान आपको जब हर्ष तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, तो कैसा महसूस हो रहा था क्या कि हाँ, इतनी कठिन परीक्षा होती है जिसके लिए लोग रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते, ऑलवेज पढ़ाई करते हैं। तो आपने तो देखा है हर्ष को तैयारी करते, कैसे मेहनत हो रही थी? मेहनत तो इसकी ऐसी थी कि इसकी मेहनत से ज़्यादा मेहनत तो हम लोगों की हो गई, क्योंकि यह जिस हमारे कैंपस में था, कैंपस में एक कमरे में ये बंद था, नीचे में फर्श पर इसने अपना बिछावन बिछा रखा था और वहाँ ऐसे रहता था। और हम लोगों को हिदायत दी गई थी कि आप लोग भी बहस कम करें, जबकि 3 आदमी का परिवार है, वहाँ और कोई नहीं है, लेकिन आपको पिन ड्रॉप साइलेंस रहा ये 9 महीना। और इसने जो वो तैयारी की उसी का नतीजा है कि आगे रास्ता इन्होंने प्रशस्त किया। एक जब सफलता की ओर लोग अग्रसर होते हैं तो सोचते हैं उनके पीछे बहुत लोग मेहनत करते हैं। आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा को इसका श्रेय जाएगा। मेरी मम्मी को खास करके, क्योंकि हमेशा वो मुझे मोटिवेट करती रही है, और पापा के साथ मैं हर अपनी ऐसे की स्ट्रैटेजी, जो जनरल स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन की, वो मैं पापा के साथ डिस्कस और शेयर करता था। बड़ों के आशीर्वाद को भी इसका श्रेय जाएगा, मेरे खास करके नाना जी और बड़े पापा, क्योंकि उनके मन में एक इच्छा थी, और उनकी इच्छा जो है वो किसी एक सर्टेन लेवल पे मुझे भी टच करती थी कि हमारे फैमिली से कोई अब तक IAS ऑफिसर नहीं निकला है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, सारे प्रोफेशंस निकल चुके हैं, एक ब्यूरोक्रेट की कमी है। और एक श्रेय इसका जाएगा मेरी फ्रेंड प्राची को, क्योंकि उसने काफ़ी हेल्प की इस पीरियड, जो प्रिपरेशन का पीरियड था, उसमें कई उतार चढ़ाव, काफ़ी दुखी और खुश करने वाला समय था, तो उसने काफ़ी मेरी इमोशनली सपोर्ट किया मुझे। अब आगे की कैसी तैयारी रहेगी? अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? ये तो समय ही बताएगा आगे क्या करूँगा मैं। अभी फ़िलहाल तो मेरा फोकस है कि जो फाउंडेशनल कोर्स होगा मसूरी में, पहले मैं वहाँ जाऊँ, जो दूसरे टॉपर्स हैं जिन्होंने और जिन लोगों ने इसमें सफलता हासिल की है, मैं उनसे मिलूँ, थोड़ा उनका नॉलेज लूँ कि उन्होंने कैसे क्या क्या चीज़ें की हैं, और फिर मैं उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप्स को डिटरमिन करूँ। कटिहार के जो छात्र हैं हर्ष, और जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने सपने को पूरा करें? जो लोग छोटे शहरों से होते हैं, जैसे मैं जब यहाँ से बाहर निकल रहा था, तो आपके मन में कई सारी आशंकाएं होती हैं कि हम
मे बी जो बाहर के लोग हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, मे बी वो ज़्यादा मेहनत कश हैं, मे बी उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं जो हमारे पास नहीं है, मे बी उनकी एजुकेशन अच्छी जगह पे हुई है। बट ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जो इंसान की का जो विचार है, जो उसकी जो मेहनत है, उसकी जो कर्मठता है, वो उसके लोकेशन, वो कहाँ रह रहा था या कहाँ उसका जन्म हुआ, इस बात से डिटरमिन नहीं होती है, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो गांव से निकले हुए लोग हैं, इस बार के टॉपर और पिछली बार के भी जो टॉपर हैं, वो गांव से निकल करके बड़े शहर में जा करके पढ़ाई करके उन्होंने देश में परचम लहराया है। तो एक चीज़ तो अपने दिमाग से ये सारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल दें। और दूसरी चीज़ कि जो भी आप चीज़ करने वाले हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे है, और अगर आप ज़िंदगी में भी कोई दूसरी चीज़ कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ये मैंने इनफैक्ट नीरज चोपड़ा के इंटरव्यू में भी पढ़ा था कि वो एक्चुअली जैवलिन थ्रो करने से पहले वो मन में इमेजिन करते थे कि वो कैसे लास्ट मोमेंट पे अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, कैसे जैवलिन को घुमाएंगे और कितनी दूर वो जाएगा। तो जब आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग बनता है, और ये जो उतार चढ़ाव वाला समय है इसको पार करने में आपकी मदद करता है। हर्ष, यूपीएससी की तैयारी के लिए कितना समय लगेगा? ये वेरी करता है, बट मैं बोलूँगा कि अगर आप सब कुछ सही करते हैं और शुरू से आपके पास राइट गाइडेंस है तो 2 साल का समय काफ़ी है। कई लोगों ने 2 साल से कम समय में भी निकाला है, और मुझे कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दिमाग में आ रहे हैं। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके साथ करें कि 6 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं और 6 साल की प्रिपरेशन भी हो सकती है। हर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है? यूपीएससी में 3 लेवल होते हैं, स्पेशली मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का बता रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट लेवल होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीएस का पेपर होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, साइंस, इन सब से सवाल पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। दूसरा पेपर होता है CSAT का, जिसमें एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे वर्बल रीजनिंग वगैरह वगैरह। जो सेकंड पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें आपको सिर्फ 67 मार्क्स चाहिए। जबकि जो फर्स्ट वाला होता है जीएस का पेपर, उसके लिए कट ऑफ डिक्लेयर होती है। जैसे इस बार का कट ऑफ 92 था, पिछली बार का 98 था। जो दूसरा स्टेज होता है जिसको मेंस बोलते हैं, उसके टोटल 1750 मार्क्स होते हैं, जिसमें 2 लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, बट ये भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जनरली एक हिंदी और एक इंग्लिश लेते हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न हिंदी बेल्ट में रहते हैं। बाकी के जो पेपर्स हैं उसमें पहला होता है एसे का, जिसमें आपको 2 एसे लिखने होते हैं 3 घंटे के भीतर, 1000-1200 वर्ड्स के भीतर। उसके अलावा 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, जिसमें GS 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे में पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, थर्ड में साइंस, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जो फोर्थ पेपर होता है उसमें एथिक्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें केस स्टडीज़ भी होती हैं। इसके अलावा जो 2 पेपर होते हैं किसी एक ऑप्शनल के, करीब 20 या 22 ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी। इसके 2 पेपर होते हैं, जनरली पहला वाला थ्योरेटिकल नेचर का होता है और दूसरा वाला प्रैक्टिकल नेचर का होता है। ये दूसरा लेवल है जिसके मार्क्स जो हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जाते हैं। तीसरा लेवल होता है इंटरव्यू का, जिसमें जनरली 5 लोगों का एक पैनल होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है करीब 30 मिनट के लिए। इस 30 मिनट में वो आपसे जेनरिक सवाल पूछते हैं, किसी खास इंटेंसिव किसी पर्टिकुलर एरिया से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसमें भी आपका जो अलर्ट माइंडेडनेस है, जो थिंकिंग ऑन द फीट वाली नेचर है, आपके बोलने की शैली, ये सारी चेक की जाती है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है वो इन्हीं 2025 मार्क्स पे निकलता है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके। हर से यूपीएससी की तैयारी में कितने स्टेजेस होते हैं? एक नॉर्मल एस्पिरेंट को पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इनको मैं अगर स्टेजेस में ब्रेक करूं तो पहला स्टेज होगा जिसमें आप पहले तो ये डिसाइड करें कि आपको यूपीएससी करना है कि नहीं करना है। ये काफ़ी मेजर डिसीजन है और इसमें आपको अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नी है वैसे तो 1.5 साल की भी हो सकती है और ये 6 साल की भी हो सकती है। तो क्या आप इतने लंबे समय के लिए इस मेहनत वाले दौर से गुजरने को तैयार हैं?
दूसरा स्टेज होगा जिसमें आप बेसिक बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे स्पेशली एनसीईआरटी की, और ये वेरी करेगा। मैंने केवल 11th-12th की और कुछ सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिकली एनसीईआरटीज़ पढ़ी, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा जी की किताब, और एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी की किताब है। ये बेसिक बुक्स हो गई आपकी। इसके बाद मैं बोलूँगा कि एक सेकेंड लेवल ऑफ बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी जो इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, बट ज़्यादा डीप नॉलेज होगा इनमें। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी की किताब है, और हिस्ट्री के लिए फिर स्पेक्ट्रम आती है, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की किताब है, एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकॉन पढ़ी थी, वैसे और भी कई अच्छी बुक्स हैं इसके लिए मार्केट में। इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करें, क्योंकि इतने लंबे समय तक ये करीब 4 से 5 महीने लगेंगे आपको इस पूरे दौर को से गुजरने में, और इस दौरान आप समझ सकते हैं कि आपको आगे क्या करने में आसानी होगी। इतने में आपको ऑप्शनल का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे आकर के आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करें, और फिर ऑप्शनल की जो बेसिक बुक है, अगर वो एनसीईआरटी है, जैसे सोशियोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की किताब होती है, और उसके बाद फिर जो उसकी सेकेंड लेवल की बुक है, जैसे मेरे वाले केस में नितिन सिंघानिया जी की जो एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक है, वो मैंने रेफ़र की थी। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप आंसर राइटिंग पे फोकस करें। नोट प्रिपरेशन जो है, मैं बोलूँगा कि वो आंसर राइटिंग के दौरान ही शुरू करें, क्योंकि उससे पहले अगर आप नोट प्रिपरेशन करते हैं तो वो जितनी किताब में लिखा है वही आपके नोट्स में आ जाता है। तो जब आप आंसर लिखना शुरू करें तो जो आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं आप उनको अपने आंसर बुक में लिख करके फिर आगे दोबारा रिवाइज़ करने के लिए तैयार रखें। ये कर लेने के बाद मेरे ख्याल से वो समय आ जाएगा करीब 8 या 9 महीने बाद कि आपका जो प्रीलिम्स वाला स्टेज है वो आ जाएगा। तो आप 2 से 3 महीने का जो टाइम है वो एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स को डेडिकेट करें, और मैंने भी यही किया था। मैंने 60 डेज़ का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि मुझे पहले भी थोड़ा एक्सपीरियंस था। जो नए लोग हैं, जो पहली बार लिखने वाले हैं, मैं बोलूँगा कि 90 दिन का समय लें और एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें। इसके रिज़ल्ट के बाद आप रिज़ल्ट का इंतज़ार ना करें, आप जो मेंस की प्रिपरेशन है उसको शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंटली, या आप बॉर्डर पे भी हैं तो भी आप प्रिपरेशन शुरू कर दें, जिसमें आंसर राइटिंग मेन फोकस होगा। 3 घंटे के भीतर आपको 20 क्वेश्चंस का जवाब देना है, और कोशिश करें कि सारे आंसर्स को आप कर पाएँ। ये पेपर को फिनिश कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट मैंने अपने जितने भी पेपर्स लिखे उन सब में 7 पेपर्स में मैंने सारे के सारे पेपर फिनिश किए, एक भी क्वेश्चन में छोड़ के नहीं आया। इसके लिए आप अपने दिमाग में एक टाइम मैनेजमेंट वाला रूटीन फॉलो करें कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 मिनट, और अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 9 मिनट, और ये करके आप अगले 3 महीने का समय बिताएं जिसमें आप केवल मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं, या रिज़ल्ट का इंतज़ार कर लें, करीब 1 महीने बाद रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू की तैयारी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान मैं बोलूँगा कि आप कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ें, एक द हिंदू और एक इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्लेन्ड पेज होता है, और आप कोशिश करें कि किसी चीज़ पे आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन सके, कि अगर आपसे एक आदमी कोई सवाल पूछ रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो आप उस पर एक व्यू एक्सप्रेस कर सकें। तो आपको हर टॉपिक पे एक अपना ओपिनियन बनाना है, और वो ओपिनियन को सबसे कम शब्दों में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स हैं वो दिन भर इंटरव्यू लेते हैं, और अगर आप बहुत लंबा जवाब देंगे तो उनका वो उस जवाब से इंटरेस्ट चला जाएगा। तो ये आपके इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी होगी। ये पूरा जो प्रिपरेशन का दौर है, ये करीब 1.5 साल की जर्नी हो गई। अगर इसके बाद आपको लगता है या आपके रिज़ल्ट में ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि कुछ आपसे कमी रह गई है, तो पहली चीज़ जो आप करें कि ये एनालाइज़ करने की कि जो इस साल के टॉपर हैं या पिछले साल के टॉपर हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम्स हुई थी, अगर हुई थी तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया था। तो अगला आपका स्टेज होगा, अगर अगले साल की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, कि मिस्टेक्स को एनालाइज़ करें और अगले अटेम्प्ट में ये मिस्टेक्स कैसे दूर की जा सकती हैं, ये जानने की कोशिश करें। हर्ष, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करना, उन्हें मार्गदर्शन की बेहद ज़रूरी होती है, तो आपने कैसे इस पर चलने की, इसकी दिशा जो कैसे खोजी आपने? स्पेशली शुरू करते हुए ये जर्नी काफ़ी डॉन्टिंग लगती है, क्योंकि आपके सामने इतना वास्ट सिलेबस है कि आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि क्या करें। तो एक बिगिनर को, जो मैं एज अ बिगिनर जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी, तो अल्टीमेटली मेरे पास ये सोल्यूशन निकला कि 5 चीज़ें हैं जो आपके मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसमें पहली चीज़ तो है सिलेबस, क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके रखा है, स्पेशली मेंस का, और आप उसको एनालाइज करें। स्पेशली एथिक्स के पेपर में हर एक कीवर्ड को देखें और उसके डेफिनेशन को, उसके लिए एग्जांपल्स ढूंढें, और उसका जो महत्व है उसको समझने की कोशिश करें एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में।
दूसरी जो मार्गदर्शक हो सकती हैं वो है पुराने साल की क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि पिछले साल जो सवाल यूपीएससी ने पूछा है वो उस साल के करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, बट ये भी संभव है कि वो एक जनरल पैटर्न दिखाता है कि एक टाइप की न्यूज़ से किस टाइप के सवाल उठाए जाते हैं। ये मुझसे पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने पिछले साल के पेपर्स एनालाइज नहीं किए थे, और इस बार जो मेरा अच्छा रिजल्ट निकला है उसका एक बड़ा श्रेय इस बात को जाता है कि मैंने प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी जो पुराने साल के पेपर हैं उनको एनालाइज किया कि एक न्यूज़ से किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर एक कहीं आग लगी है तो जीएस में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो एक्सप्लोजन है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो जब जलता है तो वो किस कलर का जलता है, जैसे बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन। दूसरा, अगर आपसे मेंस में सवाल पूछा जाता है तो फायर पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में आग को रोकने के लिए पब्लिक प्लेस पे क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं और इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। अगर यही चीज़ आपसे एथिक्स में पूछी जाएगी तो आपको बोला जाएगा कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और आपकी कोई बहुत ही प्रिय वस्तु रखी हुई है और कोई एक दूसरा असहाय आदमी है, तो आप क्या करना प्रेफर करेंगे? आप अपनी किताब उठाना पसंद करेंगे या उस आदमी की मदद करना पहले करेंगे? तो इस टाइप के एथिक्स के सवाल हो सकते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आग अगर लगती है तो आप एज अ सिविल सर्वेंट क्या करेंगे? तो ये सारे जो सवाल हैं ये अलग अलग एरियाज़ में एक ही न्यूज़ अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है, जो आप पिछले साल के पेपर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है जो पहले के टॉपर्स रह चुके हैं वो जनरली अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, और मेरे पास किसी सीनियर का मार्गदर्शन नहीं था, तो मैं इन्हीं टॉपर्स के ब्लॉग्स को पढ़ के उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं मैं वो फॉलो करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता था। इसके अलावा ये टॉपर्स यूजुअली वीडियोस भी बनाते हैं, जैसे ये भी एक वीडियो है, बट कई सारे ऐसे वीडियोस हैं। तो अलग अलग टॉपर्स के जो अलग अलग टिप्स हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, आप उनको देखें और उनमें से जो आपके लिए रेलेवेंट है आप उसको पिक करने की कोशिश करें। जैसे मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिनकी मेडिकल बैकग्राउंड है या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, उनके लिए जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। तो आपसे जो मैचिंग प्रोफाइल वाले टॉपर हैं आप उनको ढूंढें और उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करें। और पांचवा और आखिरी मार्गदर्शन जो मिल सकता है आपको वो होगा, जो कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो पिछले साल के पेपर्स की एनालिसिस वीडियोस डालती हैं, और क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है तो वो जनरली अपने 10 या 15 साल के एक्सपीरियंस पे बताते हैं कि इस बार का क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आया था और इस टाइप के पेपर को टैकल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जनरली जैसे विजन आईएएस और इनसाइट्स के फैकल्टीज़ बनाती हैं, आप इनको ज़रूर यूट्यूब पे देख लें अपनी प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। बिल्कुल सही कहा हर्ष आपने, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं, आप छोटे शहर से हैं तो क्या हुआ, सपने जब आपके बड़े हैं तो मंजिल भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप हर्ष पराशर से सीख सकते हैं कि एक छोटे से शहर कटिहार से होकर इन्होंने आज अपना नाम बनाया है, पूरे देश में कटिहार ज़िले का नाम रोशन किया है। इनके माता पिता को भी केबीसी न्यूज़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और हर्ष आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, हमारी यही कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद।